हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सानियाज होम्योपैथिक वर्ल्ड। और आज हम पढ़ने वाले हैं एरिथ्रोपोइसिस के बारे में। तो सबसे पहले हम एरिथ्रोपोइसिस का मतलब समझेंगे कि एरिथ्रोपोइसिस होती क्या है। ठीक है, तो एरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स के बनने को हम एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। हम देखते हैं कि ये कहाँ होती है। ठीक है, तो एम्ब्रियोनिक लाइफ के अर्ली वीक्स में ये योक सैक में होती है। ठीक है, तो जब जो आपका फीटस है, जब वो कुछ वीक्स का होगा, ठीक है, जब वो अपनी एम्ब्रियोनिक लाइफ में होगा, बस कुछ वीक्स ही हुए होंगे, तब जो एरिथ्रोपोइसिस है वो योक सैक में होगा। ठीक है, उसके बाद जब मिडिल ट्राइमेस्टर आएगा, मतलब जब हम देखेंगे तो 4 to 5 मंथ्स होगा। ठीक है, जब 4 to 5 मंथ्स का टाइम आएगा तो लिवर जो होगा वहाँ पर मेनली आरबीसीज का प्रोडक्शन होगा, बट कुछ अमाउंट में स्प्लीन और लिम्फ नोड्स में भी आरबीसीज बनेंगे, बट मेनली कहाँ बनेंगे? मेनली लिवर में बनेंगे, और थोड़े थोड़े अमाउंट में स्प्लीन और लिम्फ नोड्स में भी बनते हैं। उसके बाद जब हम देखते हैं कि बर्थ हो जाता है बेबी का, और या फिर हम कहें बर्थ से 1 महीना पहले तक, तो ये बोन मैरो में बनते हैं। ठीक है, चिल्ड्रन में जो बोन मैरो होता है सभी बोन्स का, अप टू 5 इयर्स तक हम देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं उनमें सभी बोन्स में क्या है, आरबीसीज बनते हैं। बट हम एडल्ट्स में देखते हैं कि कुछ ही बोन्स के बोन मैरो में क्या आरबीसी बनते हैं, जैसे कि स्टर्नम, रिब्स, वर्टेब्रे, स्कल, पेक्टोरल गर्डल, पेल्विस, अपर एंड ऑफ ह्यूमरस एंड अपर एंड ऑफ फीमर। उसके बाद हम देखते हैं कि कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं ना, वो कीमोथेरेपी करवाते हैं, जिससे क्या होता है, उनका बोन मैरो ही, मतलब मेजरली जो पार्ट होता है ना बोन मैरो का, उसमें डिप्रेशन आ जाता है, मतलब वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो जिसकी वजह से ए प्लास्टिक अनीमिया हो जाता है। ए प्लास्टिक अनीमिया में क्या होता है कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का काउंट कम हो जाता है और प्लेटलेट्स का भी काउंट कम हो जाता है। तो हम देखते हैं कि ये ऐसा अनीमिया है जिसमें ना केवल आरबीसी का काउंट कम हो रहा है, जबकि डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का भी काउंट कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हम जेनेसिस ऑफ ब्लड सेल्स पढ़ने वाले हैं कि जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं वो कैसे बनते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ब्लड सेल बनने का प्रोसेस होता है, ब्लड सेल्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तीनों आते हैं। तो इन तीनों के बनने के इन तीनों के बनने के प्रोसेस को हम हेमाटोपोइसिस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारी एक बोन है, इसका ये स्पॉन्जी पार्ट हो गया, और ये हो गया इसका हार्ड पार्ट। ठीक है, तो हम देखते हैं कि स्पॉन्जी बोन जो होता है उसमें रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है, और आरबीसीज जो होते हैं वो वहीं पर बनते हैं। ठीक है, तो हमारे बोन मैरो जो होता है उसमें हीमैटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं। ठीक है, हीमैटोपोइटिक स्टेम सेल्स का दूसरा नाम होता है प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। आई रिपीट, हमारे बोन मैरो में हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं जिनका दूसरा नाम होता है प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। ये जो स्टेम सेल्स होते हैं ये 2 टाइप्स के सेल्स बनाते हैं। एक तो लिम्फोइड स्टेम सेल्स, जिनसे लिम्फोसाइट्स बनते हैं। लिम्फोसाइट्स एक टाइप के डब्ल्यूबीसीज ही होते हैं। ठीक है, और माइलिनोइड स्टेम सेल्स, माइलॉइड स्टेम सेल से डब्ल्यूबीसी भी बनते हैं, अदर टाइप्स के डब्ल्यूबीसी। ठीक है, उसके अलावा आरबीसी बनते हैं और प्लेटलेट्स बनती हैं। तो हमें जो देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे आरबीसी का प्रोडक्शन किससे हो रहा है? माइलॉइड स्टेम सेल से। ठीक है, तो एरिथ्रोपोइसिस में हम माइलॉइड स्टेम सेल्स को आगे देखेंगे। तो हमने देखा हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल से 2 टाइप के सेल्स बने, डेट इज लिम्फोइड स्टेम सेल्स एंड माइलॉइड स्टेम सेल्स। लिम्फोइड स्टेम सेल्स ने लिम्फोसाइट्स बनाए, माइलॉइड स्टेम सेल्स ने अदर टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक एरिथ्रोपोइसिस पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एरिथ्रोपोइसिस, देखिए हम एरिथ्रोपोइसिस में क्या देखने वाले हैं कि हमारे पास सबसे पहले माइलॉइड स्टेम सेल्स आ गए। ठीक है, जो हमने इससे पहले देखे थे। माइलॉइड स्टेम सेल्स एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन की प्रेजेंस में प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब
एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन क्या होता है, ये हमें एक हार्मोन किडनी से मिलता है, किडनी प्रोड्यूस करती है, वहाँ से हमें ये मिलता है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि माइलॉइड स्टेम सेल्स जो हैं वो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट आप देख सकते हैं कि इसका अच्छा खासा लार्ज बड़ा न्यूक्लियस होगा और इसका जो क्रोमैटिन होगा वो लूजली पड़ा होगा और यहाँ पर mRNA प्रेजेंट होगा। अब प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में आप देख रहे हो यू क्रोमैटिन प्रेजेंट होने वाला है, ठीक है। तो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में कन्वर्ट हुआ, यू क्रोमैटिन मतलब लूजली जो लूज पड़ा हुआ क्रोमैटिन होता है उसे हम बोलते हैं यू क्रोमैटिन। तो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट स्टेज में आपके पास यहाँ पर लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेज में बढ़ेंगे तो बेजोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट हमें मिलेगा। बेजोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट में हम क्या देखते हैं कि ये अर्ली स्टेज हो गई, ठीक है, एरिथ्रोब्लास्ट की अर्ली स्टेज है, ठीक है। और यहाँ पर ये ब्लू स्ट्रेन देती है। ब्लू स्ट्रेन ये क्यों देती है, ये ब्लू अपीयर होती है, ठीक है। ये ब्लू क्यों अपीयर होती है, mRNA और राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से जब हम इसकी स्ट्रेनिंग करते हैं तो ये ब्लू अपीयर होती है, ठीक है। फिर आगे ये इंटरमीडिएट स्टेज में जाती है तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ना थोड़ा थोड़ा रेड रेड पड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको रेड और ब्लू दोनों स्ट्रेन मिलता है, ठीक है। तो जो इंटरमीडिएट स्टेज आती है उसे हम पॉलीक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट कहते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर रेड हीमोग्लोबिन की वजह से स्ट्रेन मिलता है और ब्लू स्ट्रेन हमें mRNA और राइबोसोम की वजह से मिलता है, राइट। उसके बाद हम लेट एरिथ्रोब्लास्ट स्टेज में देखते हैं कि 34% तक ये जो हीमोग्लोबिन की फिलिंग है वो हो चुकी होती है। तो लेट एरिथ्रोब्लास्ट को हम नॉर्मोब्लास्ट भी बोलते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप देखेंगे कि जो रेड ब्लड सेल है ना वो पूरा नहीं भरता हीमोग्लोबिन से, वो केवल 1/3 ही भरता है हीमोग्लोबिन से, ठीक है। तो आप कभी मत सोचिएगा कि पूरा भर जाता है हीमोग्लोबिन से रेड ब्लड सेल, बट सिर्फ 1/3 ही भरता है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा कि इसका न्यूक्लियस ड्रूप कर जाएगा, न्यूक्लियस हट जाएगा, बहुत रेमिनेंट सा बचेगा और ये रेटिकुलोसाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस स्टेज को हम रेटिकुलोसाइट बोलते हैं। और इस स्टेज में जो आरबीसी होते हैं वो बोन मैरो से निकल के आपके ब्लड में आ जाते हैं और 1 to 2% में ही मतलब पाए जाते हैं, ठीक है, 1 to 2% ही पाए जाते हैं। उसके बाद ये मैच्योर एरिथ्रोसाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो रेटिकुलोसाइट की 1 to 2% कॉन्सेंट्रेशन ही रहती है ब्लड में। और जैसे काफ़ी सारे अनीमिया के टेस्ट होते हैं तो उसमें ये जो रेटिकुलोसाइट काउंट है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। नाउ रिक्वायरमेंट्स फॉर एरिथ्रोपोइसिस। अब हमें जानना है कि क्या क्या चीज़ें एरिथ्रोपोइसिस के लिए ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले तो आयरन, जो डाइट में हमें रिक्वायरमेंट होती है उसमें आयरन, विटामिन B12, फोलिक एसिड, कार्ब्स, फैट्स, अमाइनो एसिड्स एंड विटामिन C। मिनरल्स में हमें कॉपर, कोबाल्ट और निकल की ज़रूरत होती है। हॉर्मोन्स में हम देखते हैं कि जो एरिथ्रोपोएटिन होते हैं, ठीक है, एरिथ्रोपोएटिन तो अभी हमने देखा ना कि वो एरिथ्रोपोइसिस को रेगुलेशन में कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है। फिर जो एंड्रोजन्स, थायरॉक्सिन और ग्रोथ हार्मोन होते हैं ये एरिथ्रोपोइसिस को बढ़ा देते हैं, जबकि ईस्ट्रोजन होता है वो एरिथ्रोपोइसिस को फेवर नहीं करता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि जब फोलिक एसिड और विटामिन B12 जो होते हैं वो मैच्योरेशन के लिए रिक्वायर होते हैं आरबीसी के लिए, ठीक है। अगर ये फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की कमी हो जाती है बॉडी में तो हमारे जो आरबीसी हैं वो प्रॉपरली मैच्योर नहीं हो पाते, जिसकी वजह से मेगालोब्लास्टिक अनीमिया हो जाता है। ये जो मेगालोब्लास्टिक अनीमिया है ये टर्म हम आगे पढ़ेंगे अनीमिया वाले चैप्टर में, ठीक है। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा अभी के लिए कि फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की कमी की वजह से आरबीसी मैच्योर नहीं हो पाते प्रॉपरली और उनकी डेफिशिएंसी की वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, ठीक है। अब आयरन की डेफिशिएंसी से क्या होता है,
आयरन की डेफिशिएंसी से हाइपोक्रोमिक या माइक्रोसिटिक अनीमिया हो जाता है। ये चीज़ भी आपको अनीमिया वाले चैप्टर में अच्छे से समझ में आ जाएगी। अभी के लिए आप इसको याद कर लीजिए। उसके बाद जैसे हमारे स्टमक में क्या होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर्स बनते हैं, ठीक है। इंट्रिंसिक फैक्टर्स दे आर अ टाइप ऑफ हार्मोन्स जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इनकी कमी से भी माइक्रोसिटिक अनीमिया हो जाता है, ठीक है। इंट्रिंसिक फैक्टर जो होते हैं वो हमारा जो स्टमक होता है उसके ऑक्जेंटिक सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर हैं ये विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन करवाते हैं टर्मिनल इलियम से, ठीक है। तो जब ये विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन कराएंगे तो मतलब ये एरिथ्रोपोइसिस को बढ़ावा देंगे। तो इनकी कमी से भी कई बार अनीमिया हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं माइक्रोसिटिक अनीमिया, ठीक है। अब विटामिन C जो होता है वो भी डाइट में बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज वो आयरन के अब्जॉर्प्शन के लिए हमें ज़रूरी होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, एरिथ्रोपोइटिन रेगुलेट्स रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन। अब हम देखते हैं कि एरिथ्रोपोइटिन जो होता है, हमें पता है एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन रेगुलेट करता है। बट उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो रेड ब्लड सेल्स को रेगुलेट करती हैं, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को रेगुलेट करती हैं। जो सबसे मेजर फैक्टर है ना वो टिश्यू ऑक्सीजनेशन है, ठीक है। अब आरबीसी का मेन काम क्या होता है? आरबीसी का मेन काम होता है कि वो ऑक्सीजन सप्लाई करता है हमारे टिश्यूज़ को, ठीक है। तो ये आरबीसी का मेन काम है, ठीक है। उसमें हीमोग्लोबिन होता है, वो ऑक्सीजन सप्लाई करता है टिश्यू को। तो जब टिश्यू को ऑक्सीजन की कमी होती है ना, जब टिश्यूज़ को प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही होती है, तो उस केस में हम देखते हैं कि आरबीसी का काउंट बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये एक मेजर फैक्टर है। तो हम देखते हैं जैसे किसी पर्सन को एक्सट्रीम एनीमिया हो गया, उसका रेड ब्लड सेल का काउंट कम हो गया, ठीक है। तो बॉडी इसको रेगुलेट करने के लिए, एक होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए ऑब्वियसली आरबीसी का काउंट बढ़ाएगी, ठीक है। हैमरेजिक कंडीशन हो गई या कोई अदर क्लिनिकल कंडीशन हो गई, जैसे ब्लड बहुत बह रहा है, या अब ब्लड बह रहा है तो उसके साथ आरबीसी भी निकले जा रहे हैं बॉडी से, तो उस कंडीशन में बॉडी आरबीसी काउंट बढ़ाएगी, ठीक है, उसका बैलेंस मेंटेन करने के लिए, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि बोन मैरो का बहुत ज़्यादा पार्ट डिस्ट्रक्ट हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2/3 पार्ट जो है बोन मैरो का वो ख़त्म हो गया, ठीक है। अब हाइपरप्लेजिया हो जाएगा रिमेनिंग बोन मैरो का, मतलब हाइपरप्लेजिया इन द सेंस जो बाकी 1/3 जो बचा है हमारे पास, 2/3 तो डिस्ट्रक्ट हो गया, 1/3 जो बचा है उसके सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, उसके सेल्स जो है वो बाकी जो जितना डिस्ट्रक्शन हो गया है ना बोन मैरो का, उन सेल्स का भी काम अपने सर ले लेंगे, और वो 1/3 कोशिश करेंगे आरबीसी के काउंट को, आरबीसी के डिमांड को पूरी करने की, और आरबीसी काउंट बढ़ा देंगे, ठीक है। जब हम जाते हैं हाई एल्टीट्यूड्स में तो हम देखते हैं कि हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो है रेड ब्लड काउंट बढ़ जाता है, जो कि हमने अभी ऊपर देखा कि कैसे टिश्यूज ऑक्सीजनेशन, जब टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा होता ठीक से, उसको टिश्यू को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने के लिए कैसे आरबीसी का काउंट बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर था यहीं तक था। आई होप यू लाइक द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।